Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss about compound nucleus theory. Compound nucleus theory was suggested by Neil Bohr in 1936. 1936 में नील बोहर ने जो न्यूक्लियर रिएक्शन है उनका मैकेनिज्म एक्सप्लेन करने के लिए इस मॉडल को, इस थ्योरी को सजेस्ट किया। क्या सजेस्ट किया कि हमारे पास जो न्यूक्लियर रिएक्शन है दैट टेक प्लेस इन 2 स्टेप्स। जो न्यूक्लियर रिएक्शन है हमारा, इट्स बेसिकली अ 2 स्टेप प्रोसेस, जिसमें फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है, प्रोजेक्टाइल इज एब्जॉर्ब्ड बाय द टारगेट न्यूक्लियस टू फॉर्म इंटरमीडिएट न्यूक्लियस कॉल्ड कंपाउंड न्यूक्लियस। सबसे पहले हमारे जो 2 न्यूक्लियाई आपस में कंबाइन होते हैं, जिसमें से एक को हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं, और प्रोजेक्टाइल जिस न्यूक्लियस के साथ आके कोलाइड करता है दैट इज कॉल्ड द टारगेट न्यूक्लियस। तो जब प्रोजेक्टाइल टारगेट न्यूक्लियस के साथ कोलाइड करता है तो दोनों न्यूक्लियस मिलके एक बड़ा न्यूक्लियस, एक कंपाउंड न्यूक्लियस बना देते हैं, दैट इज द इंटरमीडिएट न्यूक्लियस। इंटरमीडिएट न्यूक्लियस उसको हम क्यों कहते हैं, क्योंकि वो जो न्यूक्लियस वहाँ पे कंपाउंड बना है, कंपाउंड मतलब 2 चीज़ों को मिलाने से एक सिंगल चीज़ जो हमारे पास बनी है, एक सिंगल न्यूक्लियस बना है, वो हमारी फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, वो इंटरमीडिएट है, वो उसका दरमियाना पार्ट आप कह लें, एक इंटरमीडिएट आपके पास बना है, और वो इंटरमीडिएट फिर दोबारा से ब्रेक होता है, टूटता है, और फिर हमारा रेजिडुअल न्यूक्लियस और आउटगोइंग पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है। तो सेकंड स्टेप में क्या होता है, द कंपाउंड न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट्स। कंपाउंड न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट करता है, टूटता है, बाय इजेक्टिंग अ पार्टिकल लिविंग बिहाइंड द रेजिडुअल न्यूक्लियस। अब जो कंपाउंड न्यूक्लियस बना था वो क्या करेगा, वो 1 या 2 पार्टिकल्स जो हैं उनको एमिट कर देगा, या यहाँ पे एनर्जी यानी गैमा रेज की फॉर्म में सम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो भी यहाँ पे एमिट हो सकती है। ठीक है, कंपाउंड न्यूक्लियस जो होता है ये बेसिकली अनस्टेबल होता है। तो वो स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, 1 या 1 से ज़्यादा पार्टिकल जो है वो इजेक्ट कर देगा, जिन्हें हम प्रोडक्ट पार्टिकल कहते हैं, और या फिर वो गैमा रेज भी वहाँ से एमिट करेगा, और पीछे बच जाने वाला जो न्यूक्लियस है उसे हम रेजिडुअल न्यूक्लियस कहेंगे। तो न्यूक्लियर रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड करता है, सबसे पहले हमारे पास 2 न्यूक्लियाई आपस में कंबाइन करते हैं और मिलके एक कंपाउंड न्यूक्लियस इंटरमीडिएट बना देते हैं। वो कंपाउंड न्यूक्लियस फिर स्टेबल होने के लिए 1 या 1 से ज़्यादा पार्टिकल या एनर्जी रिलीज करता है और स्टेबल फॉर्म में आ जाता है बाय गिविंग द प्रोडक्ट पार्टिकल्स। ठीक है, अब कंपाउंड न्यूक्लियस जो हमारे पास इंटरमीडिएट बनता है बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ फीचर्स हैं। उसमें सबसे पहले हमारे पास ये है कि मोड ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मोड ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस। कंपाउंड न्यूक्लियस किस तरह से डिसइंटीग्रेट होगा, वो डिसइंटीग्रेट होके कौन कौन से प्रोडक्ट पार्टिकल्स में कन्वर्ट होगा, या फिर कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, ये चीज़ टोटली इंडिपेंडेंट होती है मोड ऑफ इंटीग्रेशन से। मोड ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब कंपाउंड न्यूक्लियस किस तरह से बना था, कंपाउंड न्यूक्लियस को बनाने में कौन कौन से पार्टिकल इन्वॉल्व थे, उनकी क्या क्या एनर्जीज थी, ये एक बिल्कुल अलग प्रोसेस है। और फिर कंपाउंड न्यूक्लियस टूट के किस तरह के पार्टिकल्स बनाता है, कितनी एनर्जी रिलीज करता है, ये एक अलग प्रोसेस है। यानी ये नहीं है कि अगर कंपाउंड न्यूक्लियस को बनाने में एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी वहाँ पे जो है वो एब्जॉर्ब हुई है, तो ज़रूरी नहीं है कि जब वो डिसइंटीग्रेट होकर प्रोडक्ट पार्टिकल्स बनाएगा तो लाजमी तौर पे उतनी ही एनर्जी वो दोबारा से रिलीज करेगा। ये जिन पार्टिकल्स को मिला के हमने कंपाउंड न्यूक्लियस बनाया है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और हीलियम को मिलाने से अगर लिथियम एज अ कंपाउंड न्यूक्लियस बना है, तो ज़रूरी नहीं है कि जब लिथियम ब्रेक होगा, डिसइंटीग्रेट होगा, तो वो दोबारा से हाइड्रोजन और हीलियम ही बनाएगा। तो ये चीज़ है कि जो मोड ऑफ इंटीग्रेशन है, यानी कंपाउंड न्यूक्लियस बनने का जो प्रोसेस है और कंपाउंड न्यूक्लियस के टूट के प्रोडक्ट पार्टिकल में जाने का प्रोसेस है, दोनों जो है वो टोटली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, हो सकता है एक में बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब हुई हो, दूसरे में एनर्जी जो है वो एज सच इन्वॉल्व ना हो। एक में हमारे पास जो है वो बहुत लाइट पार्टिकल हैं, दूसरे में समवट हैवी पार्टिकल जो है वो हमारे पास प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो दोनों जो प्रोसेस है कंपाउंड न्यूक्लियस बनने का और फिर उसके ब्रेक होके प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होने का, दैट आर टोटली इंडिपेंडेंट। मोड ऑफ डिसइंटीग्रेशन डिपेंड्स अपॉन एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस। अब जो डिसइंटीग्रेशन है यानी कंपाउंड न्यूक्लियस ब्रेक होके जो प्रोडक्ट बनाएगा,
दैट डिपेंड्स ऑन द एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस। वो डिपेंड करता है कि जो कंपाउंड न्यूक्लियस बना है उसके पास कितनी एनर्जी है, उसका क्या मोमेंटम है। ठीक है, वो जब डिसइंटीग्रेट होकर प्रोडक्ट पार्टिकल बनाएगा तो वो अपनी एनर्जी और अपने मोमेंटम का कितना हिस्सा जो है वो उन न्यूक्लियस की फॉर्मेशन में लगाएगा, कितना पार्ट जो है वो उन पार्टिकल्स को एज अ काइनेटिक एनर्जी मिलेगा। ये सारी की सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि कंपाउंड न्यूक्लियस जब बना है व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड व्हाट मोमेंटम इज इट हैविंग। ठीक है, यानी वो चीज़ जो हमने कही थी कि जो मोड ऑफ डिसइंटीग्रेशन है वो डिपेंड नहीं करता मोड ऑफ इंटीग्रेशन, यानी मोड फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस जो है वो उसकी डिसइंटीग्रेशन को इफेक्ट नहीं करती। वो चीज़ हमने बताई है कि कंपाउंड न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होकर कौन कौन से पार्टिकल बनाएगा, कितनी एनर्जी होगी, ये डिपेंड करता है कि उसके अपने पास कितनी एनर्जी और मोमेंटम है। कंपाउंड न्यूक्लियस इज एक्साइटेड बाय द काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड बाइंडिंग न्यूक्लियर एनर्जी। अब अगर कंपाउंड न्यूक्लियस के पास एनर्जी है और मोमेंटम है तो वो एनर्जी और मोमेंटम कहाँ से आता है? दैट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल। जो हमने प्रोजेक्टाइल उस टारगेट के ऊपर थ्रो करवाया था उसके पास सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी थी। ठीक है, तो इसका मतलब उसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो भी अब कंपाउंड न्यूक्लियस की काइनेटिक एनर्जी बनेगी। सेकेंडली, हमारे पास कंपाउंड न्यूक्लियस कैसे बनता है? दो न्यूक्लियाई मिलकर एक सिंगल न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाते हैं। और हमें पता है कि जब भी फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस होती है तो वहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, और जब हमें उसको ब्रेक करना होता है तो वहाँ पे जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब, यानी हमें खुद से एनर्जी इनपुट के तौर पे देनी पड़ती है। ठीक है, तो अब जब कंपाउंड न्यूक्लियस बना है, दो न्यूक्लियाई को कंबाइन करने से एक सिंगल न्यूक्लियस बना है, तो वहाँ पे सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है जिसको हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। और दूसरे नंबर पे जो प्रोजेक्टाइल हमने थ्रो करवाया था उसके पास भी सम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जीज थी, और वो दोनों एनर्जीज, बाइंडिंग एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल जो है वो अब कंपाउंड न्यूक्लियस की एनर्जी बन जाएगी। Compound nucleus is unstable and decays to product nuclei within the time of the order of 10 to power minus 19 second to 10 to power minus 15 second. कंपाउंड न्यूक्लियस जो है ये बहुत ही अनस्टेबल होता है और डिके कर जाता है बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर, दैट इज 10 टू पावर माइनस 19 टू माइनस 15 सेकेंड। इतनी शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर ये डिके करके दोबारा से प्रोडक्ट न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है। यानी जो हमारा बेसिकली जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो हम कहते हैं ये हमारे पास दो रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट्स कंबाइन करते हैं, आगे हमारे पास प्रोडक्ट बनती हैं। लेकिन कंपाउंड न्यूक्लियर थ्योरी क्या सजेस्ट करती है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान एक इंटरमीडिएट चीज़, एक थर्ड स्टेप जो है, थर्ड चीज़ जो है वो भी इन्वॉल्व होती है, दैट इज़ द कंपाउंड न्यूक्लियस। जैसे हम बाकी रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स और एरो के साथ हम लिखते हैं कि रिएक्टेंट्स ने रिएक्ट किया, प्रोडक्ट बन गए, लेकिन कंपाउंड न्यूक्लियस थ्योरी के अंदर किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में होगा क्या? पहले रिएक्टेंट्स कंबाइन करेंगे, दरमियान में पहले कंपाउंड न्यूक्लियस बनेगा, फिर वो कंपाउंड न्यूक्लियस जो ब्रेक होकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। अब वो जो कंपाउंड न्यूक्लियस बनता है वो हाईली अनस्टेबल होता है और खुद ब खुद डिके कर जाता है, खुद ब खुद टूट के जो है वो प्रोडक्ट पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो मॉडल है इट इज़ सूटेबल फॉर रिएक्शन विद प्रोजेक्टाइल हैविंग एनर्जीज बिलो 50 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी जितने भी फीचर्स हम कंपाउंड न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं या हम ये कहते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर कंपाउंड न्यूक्लियस बनता है, ये थ्योरी फिट होती है परफेक्टली उन प्रोजेक्टाइल्स के ऊपर जिनकी एनर्जी जो है वो 50 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होती है। जबकि 50 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से एनर्जी जैसे ही हमारी एक्सीड करती है उस वक्त हमारा ये मॉडल या कंपाउंड न्यूक्लियर मॉडल जो है वो लिमिटेड हो जाता है और ज़्यादा एनर्जेटिक रिएक्शंस जो हैं वो फिर इस थ्योरी को फॉलो नहीं करते, ये लिमिटेड होता है उनको एक्सप्लेन करने में। इसका मतलब कंपाउंड न्यूक्लियस थ्योरी जो है या कंपाउंड न्यूक्लियस की जो फॉर्मेशन है उसको हम उसकी मदद से हम अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं सिर्फ उन रिएक्शंस को जो कि 50 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेस एनर्जी हो जिसमें प्रोजेक्टाइल की। इससे हाई एनर्जेटिक जो रिएक्शंस हैं उनको कंपाउंड न्यूक्लियस जो है थ्योरी या कंपाउंड न्यूक्लियस मॉडल जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता। अब हम एक एग्जांपल की मदद से उन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे जिनको हमने पीछे जो है वो एक्सप्लेन किया है। लेट्स से कि हमारे पास एल्यूमिनियम है दैट इज़ 1327, उसके ऊपर हम प्रोटॉन थ्रो करवाते हैं। अब एल्यूमिनियम और प्रोटॉन ये जो है ये हमारे रिएक्टेंट न्यूक्लियाई हैं। दिस इज़ द टारगेट एंड जो हमारे पास प्रोटॉन है ये हमारा प्रोजेक्टाइल है। अब प्रोजेक्टाइल जो है ये थ्रो करवाएंगे हम एल्यूमिनियम के ऊपर। जब प्रोजेक्टाइल और टारगेट
कंबाइन करेंगे तो हमारे पास कंपाउंड न्यूक्लियस बनेगा, इंटरमीडिएट न्यूक्लियस बनेगा। ठीक है, अब कंपाउंड न्यूक्लियस जो है उसमें एल्यूमिनियम और प्रोटॉन, इन दोनों न्यूक्लियाई के जो न्यूक्लियन है वो कंबाइन हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे 13 प्रोटॉन्स थे, यहाँ पे एक प्रोटॉन था, तो ये दोनों जब ऐड होंगे तो 14 प्रोटॉन्स बनेंगे, और 27 इसका मैच नंबर था, A1 जो है वो इसका मैच नंबर था, तो हमारे पास कंपाउंड न्यूक्लियस है, इसका टोटल मैच नंबर 28 बन जाएगा। यानी दो न्यूक्लियस मिलकर एक सिंगल न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो रहे हैं, जो हमारे पास 14 28 सिलिकॉन जो है वो एज अ कंपाउंड न्यूक्लियस बनता है। अब कंपाउंड न्यूक्लियस इज एक्साइटेड और इन हायर एनर्जी स्टेट, वो ज़्यादा एक्साइटेड होता है क्योंकि उसके पास जो प्रोजेक्टाइल है उसकी काइनेटिक एनर्जी भी उसके पास आ गई, बाइंडिंग एनर्जी भी उसके पास आ गई, और जब भी किसी न्यूक्लियस को, किसी भी एलिमेंट को उसकी नॉर्मल स्टेट से, उसकी ग्राउंड स्टेट से ज़्यादा एनर्जी मिलती है तो हम कहते हैं वो एक्साइटेड हो जाता है, हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है। और हमें ये भी पता है कि जो हायर एनर्जी स्टेट है उसमें वो ज़्यादा देर नहीं रह पाता, दैट इज़ अनस्टेबल। तो इसी तरह कंपाउंड न्यूक्लियस जो है ये भी अनस्टेबल होता है, और लाजमी तौर पे स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये डिके करेगा, ये टूटेगा, और जब ये ब्रेक होगा तो ये या तो हमें कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल जो है वो देगा एज अ प्रोडक्ट, या फिर यहाँ से कुछ गैमा रेज इमिट होंगी, और पीछे बच जाने वाला जो है वो रेजिडुअल न्यूक्लियस कहलाएगा। अब सिलिकॉन 1428 ये जब डिके करेगा तो वहाँ पे हमारे पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज़ हैं। ठीक है, हमने पीछे बात की ना कि मोड ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ पे मोड ऑफ इंटीग्रेशन जो है इसमें क्या है, सिर्फ प्रोटॉन और एल्यूमिनियम को मिला के हमने कंपाउंड न्यूक्लियस बनाया ना। तो अब डिसइंटीग्रेशन जो है उसमें आप देखें ये इन दोनों पार्टिकल्स को मिलाने से ये बना है, लेकिन जब ये डिसइंटीग्रेट होगा इसके लिए नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये किसी भी तरह से डिके कर सकता है, कोई भी पार्टिकल, कोई भी एनर्जी जो है वो यहाँ पे एमिट कर सकता है। यही वो चीज़ है जिसको हम कहते हैं कि जो मोड ऑफ इंटीग्रेशन है, किस तरह से ये बना है, वो टोटली डिफरेंट प्रोसेस है, और ये फिर डिके करके किन पार्टिकल्स में, किन एनर्जीज में कन्वर्ट होगा, ये टोटली डिफरेंट प्रोसेस है। अब सिलिकॉन 1428 जब डिके करता है तो उसके लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये भी हो सकता है कि ये मैग्नीशियम 24 बनाए, मैग्नीशियम 1224, यानी 12 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन वाला एक न्यूक्लियस जो हमारे पास अलग हो जाए, और साथ में एक अल्फा पार्टिकल एमिट हो, यानी 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन अलग से हमारे पास एमिट हों। ये भी हो सकता है कि सिलिकॉन स्टेबल होने के लिए क्या करे, एक प्रोटॉन जो है उसको एमिट कर दे, जब प्रोटॉन एमिट होगा तो फिर सिलिकॉन 27 देयर मस्ट बी सिलिकॉन, हमारे पास एलुमिनियम 27 और प्रोटॉन, यानी दोबारा से इसी में भी जा सकते हैं। यहाँ पे मिस्टेक है क्योंकि जब प्रोटॉन एमिट होगा, प्रोटॉन यहाँ से रिलीज हो जाएगा, तो फिर सिलिकॉन जो है वो सिलिकॉन नहीं बचेगा, प्रोटॉन एक कम हो गया, 13 एटॉमिक नंबर वाला जो पार्टिकल है वो हमारे पास एलुमिनियम है, तो ये वापस इसी चीज़ में भी जा सकता है, यानी रिवर्सिबल रिएक्शन भी हो सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, दूसरे नंबर पे अ मोर स्टेबल फॉर्म ऑफ सिलिकॉन 28 एंड अ गैमा रे, ये भी हो सकता है कि ये 1428 जो है ये ना तो कोई अल्फा पार्टिकल एमिट करे, ना ही कोई प्रोटॉन एमिट करे, बल्कि सिंपली जो इसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी आई है जिसकी वजह से ये अनस्टेबल हुआ है, वो उस एनर्जी का कुछ हिस्सा रिलीज कर दे इन द फॉर्म ऑफ गैमा रे फोटोन, और एक स्टेबल सिलिकॉन 28 में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, इसके अलावा फोर्थ पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि सोडियम 24 प्लस 3 प्रोटॉन्स एंड 1 न्यूट्रॉन, ये जो चीज़ सेकंड में हमने पढ़ी है, आप इसको रेक्टिफाई इस तरह से करें कि सिलिकॉन 27 एंड अ न्यूट्रॉन, यहाँ पे बेसिकली न्यूट्रॉन आना है कि सिलिकॉन 27 यानी सिलिकॉन यही रहेगा, प्रोटॉन इतने ही रहेंगे, एक न्यूट्रॉन यहाँ से जो है वो कम हो जाएगा, तो फिर ये सिलिकॉन 27 बन जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली न्यूट्रॉन आना है, ये अल्फा पार्टिकल एमिट कर सकता है, न्यूट्रॉन एमिट कर सकता है, गैमा रेज एमिट कर सकता है, या ये 3 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन एमिट करके सोडियम 24 में चेंज हो जाएगा। तो ये जो कंपाउंड न्यूक्लियस है इसके लिए ये 3-4 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि किसी भी प्रोडक्ट पार्टिकल को एमिट करके जो है वो स्टेबिलिटी गेन कर सकता है। ओके जी, अब हम डिटेल में देखते हैं ज़रा कि जो कंपाउंड न्यूक्लियस की फॉर्मेशन है वो किस तरह से होती है। First of all, the projectile particle is absorbed by the target nucleus and forms a compound nucleus. सबसे पहले जो प्रोजेक्टाइल है वो टारगेट न्यूक्लियस के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये हमारा एप जो है ये हमारा प्रोजेक्टाइल पार्टिकल है, एक्स हमारा टारगेट न्यूक्लियस है,
ए जो है वो एक्स से आके कोलाइड करेगा, एक्स जो है वो ए पार्टिकल को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, और जब ये एब्जॉर्ब करेगा तो ये कंपाउंड न्यूक्लियस सी एन बना देगा। सी एन के ऊपर ये जो हमने स्टेरिक साइन का यूज़ किया है, स्टेरिक साइन हम उन न्यूक्लियर के लिए इस्तेमाल करते हैं जो कि अनस्टेबल होते हैं। तो स्टेरिक साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो कंपाउंड न्यूक्लियस बना है दिस इज अनस्टेबल। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस इज कॉल्ड इंट्रेंस चैनल। ये जो हमारे पास प्रोसेस है कंपाउंड न्यूक्लियस बनने का, जिसमें प्रोजेक्टाइल और टारगेट न्यूक्लियस कंबाइन करते हैं और कंपाउंड न्यूक्लियस बनाते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इंट्रेंस चैनल। The formation stage takes a period of time approximately equal to the time interval for the bombarding particle to travel across the diameter of the target nucleus, that is about 10 to power minus 27 सेकेंड। अब कंपाउंड न्यूक्लियस बनने में कितना टाइम लगेगा ये डिपेंड करता है, किसके बराबर होता है कि हमारा जो बम्बार्डिंग पार्टिकल है वो कितने टाइम में ट्रैवल करके उस न्यूक्लियस के अंदर इंटर हो जाता है। जैसे ही हमारा टारगेट ए जो है वो ट्रैवल करके एक्स के न्यूक्लियस के अंदर इंटर हो जाएगा, उसका हिस्सा बन जाएगा, तो दैट मीन्स अब हमारा कंपाउंड न्यूक्लियस बन गया। और वो टाइम जो है दैट इज़ 10 टू पावर माइनस 21 सेकेंड, यूजली इसी रेंज में होता है। इतने ड्यूरेशन के अंदर, इतने टाइम के अंदर जो है वो हमारा कंपाउंड न्यूक्लियस बन जाता है। अब सेम एक्साइटेड न्यूक्लियस, कंपाउंड न्यूक्लियस कैन बी फॉर्म्ड बाय बम्बार्डिंग डिफरेंट प्रोजेक्टाइल्स, कैन ऑल्सो हैव डिफरेंट एनर्जीज ऑन डिफरेंट न्यूक्लियाई। लास्ट हमने जो एग्जांपल देखी वहाँ पे हमने ये पढ़ा कि प्रोटॉन और एल्यूमिनियम को कंबाइन करने से सिलिकॉन 28 बना। अब वो जो सिलिकॉन 28 था, हमने कहा ये कोई भी प्रोडक्ट्स हमें दे सकता है, किसी भी तरह के प्रोडक्ट पार्टिकल में कन्वर्ट हो सकता है। सेम गोज टू द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस, कि जिस तरह सिलिकॉन 28 एक कंपाउंड न्यूक्लियस है लेकिन वो डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहा है, इसी तरह से मुख्तलिफ तरह के जो रिएक्टेंट न्यूक्लियाई हैं उनको कंबाइन करने से एक ही कंपाउंड न्यूक्लियस हमारे पास बन सकता है। मिसाल के तौर पे हमने पढ़ा ना कि हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम, ठीक है, यानी 13 और 1 एटॉमिक नंबर, उनको मिलाने से हमारे पास सिलिकॉन 28 बना। इसी तरह से ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मैग्नीशियम 12 और हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर 2 है, उन दोनों को मिलाने से सिलिकॉन 28 बन जाए। तो वो बात यहाँ पे हो रही है कि डिफरेंट न्यूक्लियाई को कंबाइन करने से, जिनकी एनर्जी भी डिफरेंट हो सकती है, एक सिंगल कंपाउंड न्यूक्लियस बन सकता है। यानी जिस तरह एक सिंगल कंपाउंड न्यूक्लियस सिलिकॉन 28 ब्रेक होके मुख्तलिफ तरह की प्रोडक्ट्स दे सकता है, इसी तरह मुख्तलिफ तरह के रिएक्टेंट्स को मिलाने से सेम कंपाउंड न्यूक्लियस 1428 बन सकता है। यानी हम डिफरेंट न्यूक्लियाई जो हैं उनको कंबाइन करेंगे और हो सकता है कि 3-4 डिफरेंट टाइप्स के न्यूक्लियाई को कंबाइन करने से हमारे पास जो कंपाउंड न्यूक्लियस है वो एक सिंगल न्यूक्लियस, एक ही तरह का कंपाउंड न्यूक्लियस बने। नेक्स्ट वी हैव डिके ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस। अब कंपाउंड न्यूक्लियस डिके किस तरह से करता है, हमने कहा इसके ऊपर स्टेरिक साइन है, दैट मीन्स ये अनस्टेबल है, इसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी है, तो डेफिनेटली ये क्या करेगा, डिके करेगा और प्रोडक्ट पार्टिकल्स में कन्वर्ट होगा। द कंपाउंड न्यूक्लियस डिकेज बाय एमिटिंग अ पार्टिकल बी, एक पार्टिकल एमिट करता है स्टेबल होने के लिए, और पीछे बच जाने वाला जो हमारा न्यूक्लियस है दैट इज कॉल्ड अ रेजिड्यूअल न्यूक्लियस। कंपाउंड न्यूक्लियस ब्रेक होता है तो हमारे पास बी जो है ये आउटगोइंग पार्टिकल बनता है या इमर्जिंग न्यूक्लियस इसको हम कहते हैं, और वाई जो है वो रेजिड्यूअल न्यूक्लियस के तौर पे हमारे पास बच जाता है। द प्रोसेस ऑफ डिके ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस इज कॉल्ड एग्जिट चैनल। जो फॉर्मेशन का प्रोसेस था उसको हमने इंट्रेंस चैनल कहा था, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एग्जिट चैनल। द कंपाउंड न्यूक्लियस डिके, वहाँ पे हमारे पास 10 टू पावर माइनस 21 सेकेंड का टाइम लगा था कंपाउंड न्यूक्लियस बनने में, और कंपाउंड न्यूक्लियस डिके होने में 10 टू पावर माइनस 16 +-3, +-3 का मतलब कि -16 से 3 जो हमारे पास पॉइंट से ये इंक्रीज भी कर सकता है, दैट मीन्स -19 तक भी हो सकता है, और 3 इससे कम -13, मतलब -13 सेकेंड से -19 सेकेंड्स तक जो है ये चेंज हो सकता है। ठीक है, पीछे अगर हमने कहीं आई थिंक 15 लिखा हुआ तो उसको भी आप रेक्टिफाई कर लें, ये हमारे पास एक्चुअल रेंज है कि इतना टाइम लगता है कंपाउंड न्यूक्लियस को ब्रेक होने में। ठीक है, एक जगह पे हमने 10 की पावर -16 पढ़ा था जो कि हमने अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट बताया था,
और इसमें वेरिएशन कितनी आ सकती है, ये -13 से -19 तक वेरी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द कंपाउंड न्यूक्लियस। यानी डिफरेंट टाइप के कंपाउंड न्यूक्लियाई जो है वो डिफरेंट टाइम लेते हैं डिके होने में, लेकिन वो जो टाइम की रेंज है वो -10⁻⁻13 से लेकर 10⁻⁻19 तक हो सकती है, यानी -16 से 3 पॉइंट्स कम या 3 ज़्यादा, ये हमारे पास रेंज है, इतना टाइम लेता है ये डिके करने में। If energy is concentrated on a single nucleon, then gamma rays are emitted. अगर इस तरह से हो कि जो हमारा प्रोजेक्टाइल आके कोलाइड किया है, न्यूक्लियस के अंदर इंटर हुआ है, और उसने अपनी जो काइनेटिक एनर्जी है वो सारे के सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ट्रांसफ़र नहीं की है, ठीक है, यानी उसके अंदर न्यूक्लियन थे, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, डेफिनेटली वो भी एक हमारे पास न्यूक्लियस है तो उसके पास प्रोटॉन या न्यूट्रॉन होगा। तो अगर वो इस तरह से करता है कि वो कंपाउंड न्यूक्लियस का हिस्सा तो बन जाता है, लेकिन अपनी एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र नहीं करता है, जो टारगेट न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उनके साथ शेयर नहीं करता है, तो उस वक्त क्या होगा कि जब कंपाउंड न्यूक्लियस डिके करेगा तो वो किसी भी किस्म का पार्टिकल एमिट नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर जितने भी पार्टिकल हैं वो सारे के सारे अपनी ग्राउंड स्टेट में ही थे, उनमें से किसी भी पार्टिकल को उस टारगेट हमारा जो प्रोजेक्टाइल था उसने एनर्जाइज नहीं किया, उसने उनको एनर्जी नहीं दी। तो इसका मतलब वहाँ से कोई पार्टिकल एमिट नहीं होगा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ वो एक्स्ट्रा एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ गैमा रेज। और अगर ऐसा होता है कि जो आने वाला प्रोजेक्टाइल है वो टारगेट न्यूक्लियस का हिस्सा भी बने और अपनी एनर्जी जो है वो उसके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के साथ शेयर भी कर ले, उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट भी कर दे, देन हमारे पास क्या होगा कि वो कंपाउंड न्यूक्लियस जब स्टेबल होने के लिए पार्टिकल एमिट करेगा वो, तो वो एनर्जी के साथ साथ आपके पास कोई प्रोटॉन भी होगा, कोई न्यूट्रॉन भी होगा, जो कोई अल्फा पार्टिकल भी हो सकता है। ओके, यानी अगर हमारा प्रोजेक्टाइल न्यूक्लियस जो कि टारगेट से आके कोलाइड कर रहा है, उस पर अटैक करता है, फिर उसका हिस्सा बन जाता है, जब हिस्सा बनता है उसे कंपाउंड न्यूक्लियस कहते हैं, तो अगर तो वो अपनी एनर्जी भी शेयर कर सकता है टारगेट न्यूक्लियस के साथ, तो उस वक्त हमारे पास कंपाउंड न्यूक्लियस ब्रेक होकर डिफरेंट प्रोडक्ट पार्टिकल बनाएगा, साथ में एनर्जी भी रिलीज करेगा। लेकिन अगर वो अपनी एनर्जी शेयर नहीं करता है उस न्यूक्लियस के साथ, तो हमारे पास जो कंपाउंड न्यूक्लियस है वो डिके होके किसी किस्म का पार्टिकल एमिट नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ जो गैमा रेज हैं वो एमिट हो जाएंगी, एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज हो जाएगी और जो प्रोजेक्टाइल है वो कंपाउंड न्यूक्लियस के अंदर कैप्चर हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास थी कंपाउंड न्यूक्लियस थ्योरी। इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे कि जो कंपाउंड न्यूक्लियस है वो क्यों लिमिटेड होता है और इसके ऑपोजिट हमारे पास कौन से रिएक्शंस होते हैं, यानी अगर कंपाउंड न्यूक्लियस नहीं बनता है तो उस वक्त हमारे पास रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड करता है, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे।